एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम अपने BPHET 141 के PYQ को आगे लेके जा रहे हैं और आज हम इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे क्योंकि हमें जितनी भी क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के जो भी टर्म्स हमें आज यूज करेंगे, आज हम पढ़ेंगे, उन पे बहुत बारीकी देखनी है। और मुझे पक्का उम्मीद है कि अगर आपको बारीकी ना बताई जाए तो फिर ये रटने वाला पार्ट हो जाएगा या फिर किसी से रटा भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी पार्ट है। देखो, वीडियो लंबी बनेगी, देर लगेगी, लेकिन टाइम बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। तो बने रहना बात साथ में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे साथ क्वेश्चन है वो डी ब्रॉय वेवलेंथ से है, जिसमें हम पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर की भी बात करेंगे। अब ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें क्या है, ये भी डिटेल में जाननी है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको रियल लाइफ से कोई चीज रिलेट करनी हो कि वो क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों आई या वहां पर है ही क्यों, क्या हम उसमें कुछ नया कर सकते हैं, ये सब चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर बोलें या PYQ सीरीज बोलें, एक ही बात है। देखिए, यहां पर सबसे पहले है कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो न्यूमेरिकल पार्ट है। अब न्यूमेरिकल पार्ट को कैसे करना है ये तो हमें आता है। अब इसने डी ब्रॉय वेवलेंथ बोला है, लेकिन गिवन डाटा क्या क्या है पहले वो लिख लो यार, क्योंकि कैलकुलेशन वाले पार्ट में तो हमें पहले ये करना पड़ेगा। तो गिवन डाटा क्या है यहाँ पर, हमें अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालनी है। उसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है, दैट इज 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको अपन कन्वर्ट करेंगे 5 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूनिट में, ऐसा यूनिट में क्यों ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आंसर है यहां पर अल्फा पार्टिकल का मास भी ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो सब चीजें ऐसा यूनिट में करनी पड़ेंगी। तो 1.6 10⁻19 जूल ये हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा कन्वर्ट करके बता दो, ये कितना हो जाएगा, 8, राइट ना। सो दिस विल बी 8 × 10⁻16 जूल। क्या ये काइनेटिक एनर्जी गिवन है। उसके बाद हमें दिया हुआ है मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, और आप बता सकते हो कि मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना है, 6.64 × 10⁻27 kg। क्या यही चीजें दी गई हैं, बिल्कुल। निकालना क्या है, फटाफट बता दो, डी ब्रॉय वेवलेंथ। अब जो चीज निकालनी है उसको यहां लिख लो, टू कैलकुलेट। अब कैलकुलेट करने वाला हमारे पास एक ही पार्ट है, वो है डी ब्रॉय वेवलेंथ। और डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहते हैं, वो एक ही बात है। अब अगर इसको कैलकुलेट करना है तो मुझे यार इसके रिगार्डिंग आप जो फॉर्मूला जानते हो वो फटाफट बता दो क्या फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला सीट मैंने टेलीग्राम पे पहले ही ज्वाइन कर दी है, मैंने आपको शेयर कर दिया ना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम क्या जानते हैं कि वी नो P इक्वल्स h/λ होता है, और अगर यहां से लैम्डा को निकालें तो वो क्या आ जाएगा, h/p। मेरे को एक बात बता दो, h तो हम सबको पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेकिन मोमेंटम हमें नहीं पता। तो एक टिक कर लो, कितनी क्वांटिटी है, हमने कहा सर ये एक क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी और ये तीसरी क्वांटिटी। तीन में से कितनी पता है, तो आंसर है तीन में से अपने को केवल एक ही पता है, जिसको हमने हरी झंडी दिखला दी है। दो नहीं पता तो हमें P निकालना पड़ेगा और फिर इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, राइट ना। तो हम पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं। सो नाउ कैलकुलेटिंग मोमेंटम। सो मोमेंटम किसके टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। क्या होता है, किसी को रिलेशन पता है, तो चलो मैं बताता हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², राइट। और अगर हम इसमें m को मल्टीप्लाई कर दें और यहां भी कर दें तो ये m² v² और 2 इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा 2 mk में p²। सही बात है। और अगर p को निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 2mk। देखो, मास ऑफ मास भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड हो गई। सो लेट्स बी कैलकुलेटेड फर्स्ट 2mk। इसको इक्वेशन 1 नाम भी दे सकते हो, जिसमें वैल्यू निकाल के हमें पुटअप करनी है। अब इसको करेंगे, मैं भी जरा यार आज चलो व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं। लेट मी जस्ट कन्वर्ट इनटू ब्लैक, दैट्स ग्रेट। नाउ सो वी हैड p इक्वल्स रूट 2mk। नाउ I am interested in calculating these values. So first, I have 2 mass of alpha particle 6.64 10⁻⁻27। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, एक बार देख के बता दो,
मास तो हमने सबने सही रखा है, काइनेटिक एनर्जी निकली थी 8 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 16, ठीक है, 8 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 16। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये हो जाएगा 8 टू 16, 16 में ये 6.64 है, अराउंड मान लो 7 के है, तो कितना हो जाएगा ये 11, मतलब ये आ जाएगा 112 है ना। अगर ये 16 है, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 112 आ जाएगा, लेकिन हमने इस नंबर को थोड़ा सा बढ़ा के लिखा था तो वहां कम कर लो, इसको हम कर लेते हैं, अगर कम कर लेंगे तो 102 के अराउंड लिख लो इसको, ठीक है ना, राउंड ऑफ करके लिख सकते हो, इसमें हम लिख सकते हैं, अलाउड होता है, क्योंकि हमने इस नंबर को बढ़ाया था थोड़ा सा। अगर आप एग्जैक्ट करना चाहोगे तो आप ना 60 ये 664 की मल्टीप्लाई 16 में कर लेना, आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा, वो लगभग इतना ही आ रहा होगा। ओके, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा, चलो फटाफट आप भी कैलकुलेट कर लेना। अब देखो यहाँ पॉइंट है ना, तो बस ये कर लो आप, देखो कितना हमारे पास है 102 106.24। तो अगर ये टाइम है आपके पास और छोटी कैलकुलेशन तो कर लिया, अगर यहां भी डेसिमल वहां भी डेसिमल होता तो हम रफली लिख लेते फिर इसको, तो हम अभी ये वाला यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वो भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो 106.24 106.24 और ये कितना बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 33, ठीक है, नहीं कितना बनेगा 43, तो 10 टू द पावर माइनस 43 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब उसके बाद देखो यार ध्यान से इस पार्ट को, हम क्या करेंगे यार, ये 106 है, मैं ना 10 का या 9 होता तो मैं इसका स्क्वायर रूट बाहर निकाल लेता, लेट्स जस्ट मेक इट, तो मैं इसको एक काम करता हूं, इसको 10.62 लिख लेता हूं, और जो इसका एक 10 है मैं इसको दे देता हूं, तो क्या ये 10 की पावर माइनस 42 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा, क्या कोई सूखे या सस्ते नशे किए जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम चाहते हैं कि जो ये 10 की पावर ऑर्डर में है ना और रूट से बाहर निकालनी हो, तो ये ऐसा नंबर बन जाए जो 2 का डिविजिबल हो, इसलिए मैंने 10 इसको दे दिया निकाल के, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी एक एक ऐसा नंबर होता जो इवन होता तो मैं कुछ नहीं करता भाई, फिर तो मैं डायरेक्ट, देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो सुनो 10 की पावर माइनस 42 है, राइट, इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 42 का आधा कर दो, 10 की पावर माइनस 21, ओके। अब 10 है, ये 10 किसके अराउंड होता है, 3399 है ना, तो 3 का हम इसको लिख रहे हैं 3 पॉइंट लेट्स वी से 2, इतना लिख सकते हैं हम इसको, और ये मोमेंटम निकला है तो केजी मीटर पर सेकेंड, ओके, m इंटू पी, तो ये हमारे पास इसका मोमेंटम आ चुका है, ओके। अब इसको हम वहां पर रख सकते हैं और अपनी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, ओके ना। चलो, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम की वैल्यू अपनी कितनी आई थी 3.2 10 टू द पावर माइनस 21, 3.2 अप्रॉक्स 10 टू द पावर माइनस 21 केजी मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे यहां पर, है ना। नाउ पुटिंग इन वन, देखो इजी आपको करना है तो आपको एक एक स्टेप चलना पड़ेगा। मैंने क्या किया, पहले नोन फॉर्मूला रखा, उसके बाद जो चीजें अननोन थी मैंने उसको पहले कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूले से आप वैल्यू रख दो यहां पर। सो लैम्डा इक्वल्स टू प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है हमें 10 टू द पावर माइनस 34, और मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। चलो कैलकुलेट कर लो, देखो ये 3 है वो 2 है, तो ये अप्रॉक्स जब कटेगा तो ये 2.01 या 03 के अप्रॉक्स लिख सकते हैं, और जब ये नंबर ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूँ साइज में ताकि आप इसको देख सको कि क्या काट पीट के लिखा जा रहा है, ओके। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये कितना बचेगा, लैम्डा आ जाएगा 2.03 टाइम्स, अब जब 21 ऊपर जाएगा तो 34 में ये प्लस हो जाएगा, तो एक है माइनस 34, एक है 21, माइनस करो कितना आएगा, इतना आ जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 13 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आंसर मीटर में। सही बात है कि नहीं है।
तो हमने डी ब्रॉय वेवलेंथ निकाल ली अल्फा पार्टिकल की, हमारा यहाँ काम हो गया। इस पूरी कैलकुलेशन को बढ़िया से देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ना? रुकना एक बार, डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो भी अब तक ये किया है इसको एक बार बढ़िया से आप नोट कर लो, फिर हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, टू बी ऑनेस्ट। अभी इसको हम करेंगे सेकंड पार्ट को, लेकिन मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करें। मैं पूरा का पूरा क्लियर करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है? और मैं व्हाइट बोर्ड वाला दिखा दूं आपको, व्हाइट बोर्ड वाला भी है यहाँ पर, इसको भी कर सकते हो। मैं अब इसको जा रहा हूं वाइप आउट करने। चलिए भाई, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, सो दैट अब ये जो फलाना ढिमकाना में दिया हुआ है इसकी बात करते हैं। देखो, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ऐसे, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर फर्स्ट, ठीक है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लिखते भी जाना, और मेरा वादा है कि भाई जो ये पीवाईक्यू करेगा, जो मैं करवा रहा हूं, होप कि क्वांटम फिजिक्स को समझने का नजरिया भी मिल जाएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी नजरिया मिल जाएगा, यानी कि आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी इसी पीवाईक्यू के थ्रू। अब कम्यूटेटर कैसे काम करते हैं रियल लाइफ में? तो आप कहेंगे सर कि 3 into 2 लिखो या फिर 2 into 3 लिखो, है ना? वो इक्वल ही होते हैं आपस में। इक्वल होने का मतलब ये कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। दैट मीन्स 3 into 2 माइनस 2 into 3 इक्वल 0। यही तो होता है ना रियल लाइफ में कंप्यूट करने का मतलब। अब यहां आ जाओ जरा, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखलाता हूं। ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है? इक्वल्स में है आई एच बार। अब यहां पर इसने बोला कि कम्यूटेटर के अंदर जो ये चीजें दी हुई हैं वो 0 के इक्वल नहीं है, वो कुछ वैल्यू देती हैं। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो जो ये कुछ चीजें हैं ये कम्यूट नहीं करती हैं। ये है क्या? ये है दोनों के दोनों ऑपरेटर, क्वांटम ऑपरेटर, ये कह लो क्वांटम ऑपरेटर। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ऑपरेटर क्या होता है क्या नहीं। मैंने इसको, जो आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो समझा होगा कि सर वेव फंक्शन एक पॉसिबल स्टेट्स के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। फिर हम अगर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो उस पर एक ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर मुझे पोजीशन की निकालनी है तो उस वेव फंक्शन को मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, उस वेव फंक्शन पर मैंने मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, तो ये पोजीशन ऑपरेटर है। बात को समझना, ये पार्टिकल की पोजीशन को हेल्प करने में नापेगा और ये मोमेंटम को हेल्प करने में, मेजर करने में हेल्प करेगा, ठीक है? तो ऐसे ऐसे चीजें हमारे पास कि भाई ये जो ऑपरेटर हैं ये कम्यूट नहीं करते, इनकी कुछ वैल्यू है, कम्यूट नहीं करते। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऑपरेटर को लिखूं, लेट्स से ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, ऐसा कुछ लिखूं और यहां कोई रैंडम सी वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पोजीशन और मोमेंटम की बात कर लेते हैं, अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को नापने जाएंगे फिर मोमेंटम को नापेंगे, है ना? अगर ऐसा करते हैं कि पहले पोजीशन को नापते हैं फिर मोमेंटम को नापते हैं, और उसी लगे हाथ अगर आपने अपना ऑर्डर रिवर्स कर दिया कि पहले मोमेंटम को नापा फिर पोजीशन को नापा, तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी। बात को समझना भाई। देखो, हम चाहें पहले एक चलते हुए पार्टिकल की पोजीशन नापे और फिर उसका मोमेंटम नापे, या उल्टा रिवर्स कर दो, मोमेंटम नापने के बाद पोजीशन नापे, दोनों इक्वल आना चाहिए। लेकिन क्वांटम फिजिक्स साफ मना कर देती है कि ऐसे में आ जाएगी अनसर्टेनिटी। अगर अनसर्टेनिटी आ गई तो इसका खेल पूरा बदल जाएगा। क्यों? हम जानते हैं कि अगर पोजीशन को नापने जाओगे तो पोजीशन के नापने के जब देखोगे ना आप, तो क्वांटम फील्ड थ्योरी जो क्वांटम फ्लक्चुएशन की बात करती है कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नापने जाओगे, स्पेस से एनर्जी उसको मिलेगी और उसकी स्पीड कहीं ना कहीं रैंडमली भागने लग जाएगा, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अनसर्टेनिटी। और अगर मोमेंटम नापोगे कि क्या मोमेंटम है इसका, तो वहां पर उसकी पोजीशन कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, तो इस तरह से वो अनसर्टेन हो जाएगा। तो इसलिए जो कम्यूटेटर है वो क्या बता रहा है भाई? वो ये बताना चाहता है कि अनसर्टेनिटी है, और कितनी है, कुछ ना कुछ है अनसर्टेनिटी, वो ये वैल्यू दिखाएगा। इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से ओपन करोगे तो आपको पता लगेगा कि h/2π ही है, और ये जो I है वो किस बारे में बता रहा है? एक इमेजिनरी नंबर के बारे में। वो कोई बात नहीं,
अब मैं थोड़ा सा इसको और डिफाइन करता हूं कि देखिए भाई, पोजीशन वेक्टर सिंपली y होता है। क्या होता है? y होता है। लेकिन मोमेंटम ऑपरेटर ये p नहीं होता। इसको सॉल्व किया जाता है डी ब्रॉय वेवलेंथ का यूज करके, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस यूज करके और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करके। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन क्या है अभी आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं चलो मैं ये थोड़ा सा सिखा देता हूं मैं, ठीक है? आ जाओ, देखो अब इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि हमारे पास कोई वेव फंक्शन दिया होता है, लेट्स वी से कि वो x में है ना, और उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है a, जो भी इसका एम्पलीट्यूड बताता है वो e टू द पावर माइनस e टू द पावर, मिटाते हैं इसको, हाँ, i h बार, ठीक है? और फिर यहां दिया होता है, ये आई लिख लो, बस आई दिया होता है यहां पर, चलो आई लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास एक वेव को दिखाता है। भाई किसी भी फंक्शन को वेव बताना है ना, वो ऑसिलेट कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी वेव है अगर, तो हमें इमेजिनरी नंबर में लिखना होता है, जिसको हम यूलर्स नंबर्स भी कहते हैं, उसके थ्रू हम इसको आयोटा में दिखलाते हैं। सो इट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या ये वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हम इसमें यूज करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए। अब ध्यान से सुनते जाओ, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? अगर डिफरेंशिएट करेंगे वहां पर क्या होगा, a, ये पूरा का पूरा सेम आ जाएगा, e i। अब k और ओमेगा, मुझे अगर मोमेंटम लेकर आना है तो मैं k को मोमेंटम में कन्वर्ट करूंगा, ओमेगा को भी कुछ चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है? चलो देखो एक रिलेशन, यू नो कि p इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा होता है, हाँ कि ना? और प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा, मैंने बहुत बार सिखाई है। लैम्डा निकालोगे 2 पाई बाय k आ जाएगी, तो h अपॉन में 2 पाई और यहां k आ जाएगी वैल्यू। जगह नहीं बच रही है, दोबारा लिखते हैं। सो इट विल बी p इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा एंड h अपॉन 2 पाई, और यहां पर आ जाएगा k, 2 पाई बाय k। और h अपॉन 2 पाई क्या होता है, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट, हाँ कि ना, बोलो? और k की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, p अपॉन में h बार, ठीक है? तो k तो यहां से हट जाएगा। ओमेगा, अब देखो इसको आपने देखा होगा एनर्जी में, कैसे? तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, E इक्वल्स एच न्यू आपने पढ़ा होगा, है ना? और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2 पाई न्यू, और इसको निकालेंगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई आ जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। दोबारा से देखो, ये तो एच ही रहेगा, ठीक है ना? ये अब एच अपॉन 2 पाई क्या होता है, ये होता है सर एच बार ओमेगा। तो अगर ओमेगा की वैल्यू निकालोगे इट विल बी ई अपॉन एच बार, हाँ कि ना? बोल दो, हो जाएगी रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट, वहां रख लो जरा। तो k की वैल्यू p अपॉन एच बार, यहां पर भी अपॉन में h बार है, तो h बार को बाहर लिख लो। सो इट विल बी i अपॉन h बार। यहां क्या बचेगा, k की जगह पे px माइनस ओमेगा की जगह पे e, और ये आ जाएगा t। तो हम इसको टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी डेल फाई बाय डेल एक्स, क्योंकि मोमेंटम को हम पोजीशन के साथ देखते हैं, स्पेस में मोमेंटम कहां किस पार्टिकल का कितना है। एनीवेज डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा सेम, ठीक है? वो बचेगा पी एक्स माइनस ई टी, और अब अंदर की बारी है, इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई अपॉन एच बार पूरा सेम मल्टीप्लाई आई अपॉन एच बार, ठीक है? पी एक्स को सॉल्व करेंगे इट विल बी पी, क्योंकि इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। बोलो ये आ जाएगा। अब इस पी को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, चलो वो बताता हूं मैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए भाई जो नंबर है यहां पर, इसको इधर ले जाओ, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा डेल साई बाय डेल एक्स, और ये इधर आएगा तो एच बार अपॉन में आई। बोलो ये एच ऊपर आई डिवाइड में आएगा। आप इसको सीख लेना, आप इसको एग्जाम में नहीं करना है आपको, ये बस आपको सीखना है कि सर वो वैल्यू कैसे ला रहे हैं आप, है ना? मैं दिख रहा हूं ना, हाँ ठीक है। और ये चीज हमारे पास क्या है, ये ऑलरेडी हमारी जो वेव फंक्शन दिया है वो है ये। सो हम इसको लिख सकते हैं पी साई, लिख सकते हैं ना इसको। और ये साई जो है वो एक टेस्ट वेव फंक्शन है, कोई भी वेव फंक्शन रैंडम है, टेस्ट। अब यहां से हम
इसमें आई की मल्टीप्लाई आई को डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे आई ऊपर आ सकता है, तो छोड़ सकते हैं ऐसे भी। तो अगर ऐसा करेंगे तो आई की मल्टीप्लाई करेंगे, आई से डिवाइड करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, माइनस आई एच बार लिख लूं मैं इसको ऐसा, माइनस बाहर भी लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखो इस वाले में, तो जो टेस्ट वेव फंक्शन है ये, इसको रिमूव कर दो, क्योंकि हम मोमेंटम ऑपरेटर को किसी पे भी लगा सकते हैं बाद में। तो मोमेंटम ऑपरेटर अब ये बन जाए। अब ऑपरेटर कैसे बनता है? वो हर्मिशियन ऑपरेटर्स को अलाउ कर रहा है। अब हम बाद में देखेंगे हर्मिशियन क्या है। तो मोमेंटम ऑपरेटर कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा हमारे पास P इक्वल्स माइनस डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स और आई एच बार ये, या आई एच बार को पहले लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। आई एच बार डेल बाय डेल एक्स। तो ये होता है मोमेंटम ऑपरेटर, जिसको हम किसी साइड टेस्ट वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ पूछना है तो डाउट प्लीज रखना। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? चलिए आ जाइए भाई फिर यहाँ पर। तो अब हमें जब पता लग गई है कि क्या क्या चीजें क्या क्या हैं, तो मैं आप यहाँ पर थोड़ा कन्वीनियंट के लिए लिख लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है। सो पोजिशन ऑपरेटर इज पी वाई हो जाएगा, और मोमेंटम ऑपरेटर जो हमें दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा? तो आंसर है माइनस आई एच बार डेल बाय डेल एक्स। फाइन। अब इसको कंप्यूट कराते हैं, चलो आ जाओ भाई। इसको कंप्यूट कैसे कराएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, अब वहां पर देखते हैं, और हमें ये शो करना है। सो फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है ये मोमेंटम ऑपरेटर, हम इस पर साई का फंक्शन, टेस्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसको टेस्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से कि हम इसको लिख सकते हैं y p माइनस पी कैप वाई कैप। बता दो कम्यूट वाला ही लिखा है रूल, कम्यूट वाला रूल लिखा है ना इसमें, बिल्कुल ठीक है ना। और यहाँ पर साई का वेव फंक्शन, नॉर्मल ब्रैकेट अब बन गए। अब इसमें हम उसको अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट वी विल सी दैट y कैप कैप ऐसे छोड़ दो। अब यहाँ पर इसको इस पे अप्लाई करो, अभी p के साथ अप्लाई किया, फिर y के साथ अप्लाई करेंगे। तो y को y लिख लो फिर, ठीक है ना, मोमेंटम ऑपरेटर, इसको यूज सॉल्व करके। ठीक है। अभी इससे अप्लाई करेंगे, फिर बाद में इससे अप्लाई करवाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या इसका लॉ जो पूरा हो जाएगा। सो y मोमेंटम ऑपरेटर कितना भाई? ये रहा माइनस आई एच बार डेल बाय डेल एक्स, हाँ कि ना, ये बन जाएगा। और साई को अप्लाई करेंगे वेव फंक्शन को, ये इस तरह से आ जाएगा माइनस। अब ये पूरा हो चुका है हमारे पास। चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि सर ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, मैं इसको अलग मार्कर से लिखता हूं। तो P का जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो कितना है? माइनस आई एच बार डेल बाय डेल एक्स, यही है। y और साई, ये जो टेस्ट फंक्शन है, ये दोनों के दोनों ही यहां पर आ चुके हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको अच्छे से कि यार जो ये वाला पार्ट मिला है ना हमें, ये टेस्ट फंक्शन और y, ये दोनों ही पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वेव का फंक्शन है। और हमने देखा था कि कोई भी वेव फंक्शन नॉर्मली वो x के साथ जरूर डिपेंड करता है। चाहे कोई से भी लिख लो इक्वेशन, चाहे हमने ये वाली लिखी थी ना, ई आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये कहीं ना कहीं ये वेव डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट है। तो ये भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। अच्छा देखो सारी की सारी y में चल रही है ना, मैं बस थोड़ा सा एक चेंज चाहता हूं। मैं चेंज क्या है? अगर इक्वेशन y में चल रही है ना भाई, तो मैं इसको y में ही इवेल्युएट करूंगा और किसी में नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको y लिख लेता हूं और यहां भी y से रिप्लेस कर लेता हूं। अब देखो अगर वो दोनों के दोनों ही वेरिएबल हैं, तो आपको पता है कि सर अगर दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में हो तो उनका लगता है प्रोडक्ट रूल। बोल दो हाँ कि ना, लगता है प्रोडक्ट रूल। अब अगर प्रोडक्ट रूल लगता है तो उसमें लगा दो, उसमें तो लगाएंगे, इसमें तो नहीं लगाएंगे, तो सॉल्व हो चुका है हमारे पास काम। मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस आई एच बार वाई डेल बाय डेल वाई और साई, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में माइनस आई एच बार। और जब इसको हम लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये दूसरा एज इट इज। फिर हम इसमें और क्या करेंगे भाई, जिसका डेरिवेटिव क्या वो एज इट इज, और फिर यहां पर दूसरे का डेरिवेटिव। बोल दो समझ में आ रही बात? तो कितना हो जाएगा ये? माइनस आई एच बार वाई
डेल साई बाय डेल वाई। अब बोलो सर कहां तक जाएगी इक्वेशन? भाई काटना पीटना सॉल्व करना बस। अब इसको सॉल्व भी तो करना काट पीट के, चलो कर लो। अब माइनस है, इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई एच बार, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई यहां भी होगी और यहां भी होगी, तो यहां बन जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और बचेगा साई। ठीक है, वहां आ जाओ, वहां पर जाएंगे तो माइनस आई एच बार और वाई। भाई ये तो ना, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई जब उसमें होगी, ध्यान से देखना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ऐसा आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। फिर डेल साई बाय डेल एक्स या डेल वाई, मैं इसको वाई कर रहा हूँ, ठीक है ना? वाई। सो ये हो गया इस तरह से सॉल्व। नाउ सी, ये पार्ट और ये पार्ट माइनस, और वो वाला हमारे पास माइनस माइनस प्लस, क्योंकि देखो यहाँ ब्रैकेट में ना माइनस, तो ये माइनस माइनस तो यहाँ पर चलो प्लस आ गया, ठीक है ना? उसका देखो जरा, माइनस प्लस माइनस, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक प्लस आ जाएगा, ठीक है ना? देखो प्लस आएगा कि नहीं आएगा, बड़े ध्यान से देखो एक बार। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होना चाहिए था, फिर जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फाइन, चलो आगे बढ़े। अब तो हमारे पास अब फाइनल सॉल्यूशन क्या बचा? आप बोलेंगे सर हमारे पास जो ये इसका ऑपरेटर हमने खोला, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है कि वाई कैप कोमा पी कैप, टेस्ट फंक्शन लगाया था, ये काटा पीटा, हमारे पास बचा आई एच बार साई। अब इस इक्वेशन में जरा ध्यान से देखो, दोनों तरफ हमारे पास जो टेस्ट फंक्शन है यानी वेव फंक्शन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि हमने लिया ही था, इसको अज्यूम किया था, ताकि हम ऑपरेटर को इस पे यूज कर सकें। सो अगर हम इसको हटाएं, सो क्या हमारे पास ये रिजल्ट नहीं मिल रहा? वाई कैप पी कैप और इक्वल्स टू आई एच बार। तो हमें इतना ही पार्ट बस शो करना था, और बस एक वर्डिंग लिख देना, यहां पर एक वर्डिंग, रिमूविंग या रिमूविंग टेस्ट वेव फंक्शन, दैट्स इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट, देन हम फिर आगे भागते हैं अपनी गाड़ी को लेके, ठीक है ना? चलो चलें आगे, सॉल्व करें, आ जाओ भाई, है ना? लेट्स बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। अब ये प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन क्या बताता है, अभी देखते हैं। तो हमें एक वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन को बताना है। समझो क्या होता है, अब ना ये पूरा एक स्पेस है, यूनिवर्स, यहां पर पूरे स्पेस में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। अब कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि हम ये पता करना चाहते हैं कि सर पार्टिकल हमारा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स में, तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे यूनिवर्स में कितनी है? भाई यूनिवर्स में है तो पाया भी यूनिवर्स में जाएगा, तो 100% है ना। और इसको कैसे पता लगाते हैं? तो आंसर है कि हम अपने वेव फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, देन इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 की तरफ हमें इशारा करती है। कि नॉर्मलाइजेशन को जब इंटीग्रेट करके हम इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करेंगे, सो इट टेल्स यू दैट 100% कि वो पार्टिकल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन हमारे यूनिवर्स में ही है। तो ये होती है प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इंटरप्रिटेशन। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ये क्या बताती है? चलो जो मैंने आपको बताया है मैं वही लिखूंगा डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन। सो इट टेल्स यू, अब इन दिस स्पेस, है ना, फ्री स्पेस मत बोलना, क्योंकि फ्री स्पेस का मतलब कि वहां पर कुछ भी नहीं है, ना कोई चार्ज, ना कोई प्लेनेट, ना कुछ, है ना। लेकिन जो ये रूल था मैक्स बोर्न, जो हम मैक्स बोर्न की बात करते हैं, ये सब चीजें, ये कोई भी हो, चाहे वहां पर स्टार हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कुछ भी चीज हो, उससे उसकी प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये इसलिए फ्री स्पेस नहीं बोलेंगे, वहां पर कोई भी मौजूद भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो इन दिस स्पेस द प्रोबेबिलिटी of finding a particle
finding a particle can be determined by taking स्क्वायर ऑफ दी, है ना, हमने ये तो किया था, देखो एक वेव फंक्शन के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, किसको हमने स्क्वायर किया था, वेव फंक्शन को, है ना। इस लाइन को जरा हम यहां से यहां तक हाईलाइट करके देखो, स्क्वायर किया किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, वेव फंक्शन की, तो इससे हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगी। तो दैट इज योर प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। फाइन, बिल्कुल। अब चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट पटरी पर, जो हमारी गाड़ी कहती है कि भाई साहब अब जरा ये बता दो कि द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग पार्टिकल बिटवीन x0 टू x पाई बाय 4। यानी स्पेस में ये पार्टिकल किसी x की डायरेक्शन में, x की लाइन में, x इक्वल्स 0 से लेकर के वो कहीं x इक्वल्स पाई बाय 4 इतने रीजन में कहीं ना कहीं पार्टिकल है नहीं है, बिल्कुल है। अगर मैं पूरे स्पेस में हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं इतने स्पेस में उसके पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो सुनो, हम वेव फंक्शन को जब लेते हैं तो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि हम सिंपली क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। दैट मींस ये जो वैल्यू हमें दे रखी है ना, इसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो हमें देता है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका नॉर्मलाइजेशन, जिसकी वैल्यू को हम 1 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, अब वो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी कितनी नहीं, चलो देखते हैं। 1 के इक्वल तब रखते हैं जब हमें ये पता लगाना हो कि पार्टिकल है वहां पर कि नहीं है। हमें तो पता है कि वो यहाँ पर है ना, तो अगर हमें पता है तो बस इतने रीजन में फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। 1 तो पूरे स्पेस के लिए है कि एक स्पेस में कहीं ना कहीं है। चलो सॉल्व करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ। So we are given with this equation क्या है, psi of x equals root 2 by pi sin of alpha x, यही है, ठीक है। और हमें बोला है कि x की एक बाउंड्री कंडीशन 0 से पाई, इस वैल्यू के लिए हम इसको पुटअप करेंगे और हम इस अल्फा को यहां से रिमूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्फा एक नंबर है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट जिसको हम इस बाउंड्री कंडीशन के साथ हटा देंगे। चलो देखो क्या है, सो फर्स्ट 4x इक्वल्स 0, अगर ऐसा है तो अब बता दो इसकी वैल्यू क्या बनेगी। आप बोलेंगे सर साइन अल्फा इंटू 0, अब ये पूरा का पूरा ही 0 बन जाएगा। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सर देखो, जब हमने x की वैल्यू 0 ली, यानी कि इधर यहां पर पार्टिकल क्या बताना चाहता है, वो बताना चाहता है कि पार्टिकल इससे बाहर नहीं है, ठीक है ना, पार्टिकल इससे बाहर बिल्कुल नहीं है। अब पार्टिकल कहां हो सकता है, तो इसी रीजन में कहीं ना कहीं है। अभी जो हमने वेव फंक्शन निकाला है बस वो ये बताएगा कि पार्टिकल ना वो इधर 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 कहीं ना कहीं स्पेस में है, ठीक है, बस बाहर नहीं है। हम इसके लिमिट को बांध के चलेंगे। अच्छा, तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि सर देखो अल्फा की कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4, कुछ भी वैल्यू लो, ये 0 का 0 ही होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम x की वैल्यू पाई लेके चलते हैं, जो हमें वहां पर कंडीशन दी गई है पाई तक, है ना, पाई, तो अगर अपन पाई लेके चलेंगे, कि उसने उसने उसके रीजन में बोला है, रीजन में बोला ना कि पाई से लेके 0 तक उसके रीजन में हमें पार्टिकल की जो बाउंड्री कंडीशन है वो अप्लाई करनी है। सो फॉर दैट अभी बाउंड्री कंडीशन क्या होती है मैं आगे के क्वेश्चन में और समझाता जाऊंगा, ठीक है ना, समझना। सो अगर पाई रखेंगे तो कितना बनेगा, रूट 2/पाई साइन अल्फा पाई, ये बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा सर। अब मुझे एक बात बता दो कि अब अल्फा की ऐसे क्या वैल्यू रखें
ताकि हमारे पास ये भी पूरा का पूरा 0 बन सके। 0 क्यों? तो आंसर है वो पाई के बाहर वाले रीजन में नहीं है, ठीक है ना? अगर वो बाहर वाले रीजन में आ जाएगा तो देखो, इसने जो लिमिट हमें दे रखी है ना, वो देखो कहाँ से कहाँ तक है। इसके विदिन होना चाहिए। अगर पाई पे तो वहाँ पर हमें कोई वेव नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी कोई नहीं मिलेगी। इसके रीजन में होना चाहिए, इसलिए वो 0 के इक्वल लिया जाता है ना? अभी इसको और डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक बात बता दो, हम अल्फा की क्या वैल्यू लें? हम बोल सकते हैं सर हम अल्फा की, हम जानते हैं साफ-साफ कि सर साइन का पाई का कोई भी मल्टीपल हो, चाहे वो साइन 2 पाई हो, चाहे वो साइन 3 पाई हो, वो 0 का 0 ही होता है। तो अल्फा की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। अगर कुछ भी हो सकती है तो क्या लें वैल्यू? पहले वाले केस में तो कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लें? 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कोई ना कोई तो वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी ना। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ग्राउंड स्टेट, क्योंकि जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ ना अल्फा की 1, 2, 3, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ये जो अल्फा की वैल्यू हम इसको 1 लेके चलेंगे, बिकॉज इट इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना? ग्राउंड स्टेट की हम बात करते हैं अक्सर ऐसे केस में। ग्राउंड स्टेट कहाँ पर होता है? जहाँ पर पार्टिकल ज्यादा एक्साइट नहीं होते, वो अपने एक ही रीजन के अंदर वहां पर कहीं ना कहीं कंटिन्यू मूव कर रहे होते हैं, ओके ना? जब उसको एनर्जी दी जाती है तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, फिर उसके बाद हायर एक्साइटेड स्टेट में आता है। लेकिन इस केस में हम अल्फा की वैल्यू 1 रखकर इस अल्फा को वहां से छुटकारा पा सकते हैं। हम यहाँ पर 2 भी ले सकते थे, हमने 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं ऐसा नहीं बोला है कि हमें कोई हायर एक्साइटेड स्टेट में जानी है। अब बोलेंगे सर इसने तो ग्राउंड भी नहीं बोला। अगर ग्राउंड नहीं बोला है तो ये समझ जाना क्वेश्चन में कि वो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। तो अल्फा की वैल्यू 1 लेके हम इसको हटाते हैं। सो फॉर नाउ वी विल हैव, अब हमारे पास क्या हो जाएगा? मैं लिखता हूं इसको यहां पर। अब ऐसे केस में ये जो इक्वेशन है वो हमें क्या मिल जाएगी? वो मिल जाएगी सर साई विदाउट अल्फा, ये मिल जाएगी √2/पाई साइन ऑफ एक्स, ठीक है? अब ऐसे में अल्फा की वैल्यू 1 रखने के बाद अब ऐसे में हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो फॉर दैट फर्स्ट इसका स्क्वायर करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का, और वहां पर कोई ऐसा इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, तो इसलिए हमारा काम और आसान हो गया। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 2/पाई साइन स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर। अब ऐसे में इसका बस इंटीग्रेशन फाइंड करना है, एंड दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके ना? सो नाउ वी कैन से on integrating both sides, on integrating, इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? तो ये जाएगा हमारे पास जो वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? अच्छा कहां से? अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2/पाई तो एज ए कांस्टेंट आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन अब यहां पर इसने बोला है कि हमें किस रीजन में चाहिए पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर है π/4 और 0, 0 से π/4। ये हम इस रीजन में, तो लोअर लिमिट 0, यहाँ पर π/4, ठीक है ना? चलो ये कितना आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी? सो इट विल बी 2/पाई। अब हम अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने भी इंटीग्रेशन पढ़ा है वो अच्छे से जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो इसको हम कॉस में ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं सबको आता होगा, किसी को नहीं आता होगा तो कमेंट में बता देना, मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा कि कैसे ब्रेक करते हैं। हम इस वाले फॉर्मूले से ब्रेक करते हैं, मैं फिर भी थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। cos 2x वाले फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना? फिर cos स्क्वायर एक्स को भी साइन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसको कन्वर्ट करने के बाद साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि वैल्यू कितनी आती है? 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx, ये वैल्यू आती है। सॉल्व करें आगे इसको, चलिए। तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू फाइंड हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? सो वो आ जाएगी हमारे पास 2/पाई, ठीक है? अब यहां क्या था? 1 प्लस cos 2x, लिमिट अपने को पता है, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, वो डिवाइड बाय 2 यहां पर आ गया, ठीक है? इस तरह से आ गया। अगर ऐसे आएगा तो मैं 2 से 2 काट के 1/पाई लिख दूं, डायरेक्ट 1/पाई चलेगा ना? सॉल्व करके बता दो कितना आने वाला है। नाउ यू विल सी सर दिस विल बी 1/पाई, एंड फॉर नाउ if we will calculate further then 1 will be dx, and next इंटीग्रेट अभी डायरेक्ट ही कर लेते हैं, सॉल्व तो ज्यादा बेहतर है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? 1 के साथ सॉल्व करेंगे dx और 1 को इंटीग्रेट करेंगे x हो जाएगा, प्लस
cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x डिवाइडेड बाय 2। लिमिट अपने को पता है क्या होने वाली है, बिल्कुल। अब जरा फटाफट सॉल्व करके बता दो कितना आने वाला है। π/4 रखेंगे, इस विल बी π/4 प्लस sin 2x में अगर π/4 रखें तो कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली π/2 आ जाएगा। तो यहां बचेगा sin π/2 यानी कि 90, sin 90 1 होता है, इट विल बी 1/2। माइनस में 0, 0 यहां पर भी 0, वहां पर भी 0, तो उसकी कोई मतलब नहीं है। अब पाई की अगर मल्टीप्लाई अंदर कर लोगे तो कितना आ जाएगा यहां पर एक चीज देखो जरा, जब इस फॉर्मूले को लिखते हैं मुझे इसको कंफर्म करना है कि यही होता है या कुछ और होता है। लेट्स वी जस्ट सी। तो भाई फॉर्मूला हमारे पास था cos 2x का, वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि माइनस की वजह से मुझे लग रहा है कि माइनस आएगा। अगर हम cos स्क्वायर x को भी इसमें कन्वर्ट करें तो ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। हाँ, माइनस आने वाला है और माइनस साइन स्क्वायर x ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हाँ भाई माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस ही आएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस है भाई, ठीक है ना। चलो पीछे भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहां पर 1 माइनस है, 1 माइनस, ठीक है ना। आगे भी देखो, यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा अपने को। माइनस एंड हियर वी आल्सो हैव दिस माइनस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी पाई से पाई कैंसिल, विल बी 1/4 माइनस, उसके बाद क्या बनेगा 1/2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14। चलो फटाफट बता दो कितना आंसर आने वाला है और कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। 2 3 6, 6.14 है ना। ये हो जाएगा 6.14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.14, डिवाइड में कितना आएगा, चलो बता दो। 6.14 में 4 मल्टीप्लाई करके 24.56 ये आ जाएगा ना। इसको डिवाइड करना है तो ये कैंसिल, ठीक है। ओके, तो डिवाइड करके कितना आने वाला है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 0, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, एक और 0, 0.09, लगभग इतना हमारे पास इसका बनेगा 0.09 के अराउंड। और 0.09 को अपन जब लिखेंगे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9% एग्जैक्टली। पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है इस रीजन में पाए जाने की, 9%। पूरे स्पेस में तो ऑब्वियस सी बात है कि 100% होगी, कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन हमें पर्टिकुलर इतने रीजन में कितनी प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी थी। समझ रहे बात को आप, कि हम इसी तरह से पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर यहां 9% तो कहीं और चलते हैं, उस रीजन में ज्यादा मिलेगी तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वही होना चाहिए। हम इसीलिए यही सोचकर आपने एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखा होगा, हम इस तरह से कुछ बनाते हैं डंबल शेप में, इस तरह से पास पास कर देते हैं कि डंबल शेप में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसी तरह से, क्या ये बात समझ में आई है? आगे बढ़े क्या? चलो अब देखो, ये आता है हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या होता है ये? तो मैं कहूंगा कि सर एक रियलिटी चेक होता है ये। किस तरह का रियलिटी चेक? तो सुनो, अगर हम क्वांटम फिजिक्स में कोई भी अपना बनाया हुआ ऑपरेटर लाना चाहते हैं, बोलते कि ये ऑपरेटर तू जा क्वांटम मैकेनिक्स में काम कर, तो वो ऑपरेटर ऐसे नहीं एंट्री कर लेगा, उसको कुछ कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। पहली शर्त, उसको लीनियर ऑपरेटर होना पड़ेगा। लीनियर होने का मतलब कि उस तरह से वो वैल्यू रखेगा, लाइक कि उसकी पावर जो है ना, उसकी पावर स्क्वायर में नहीं होगी। यही तो लीनियर का मतलब होता है। अब वो ऑपरेटर हमने कोई भी लिया रैंडम, लेट्स वी से हमने ए ऑपरेटर लिया, वो लीनियर ऑपरेटर, ठीक, लीनियरिटी शो करता है लीनियर ऑपरेटर। अब उस ऑपरेटर के लीनियर होने के बाद ये जाएगा सीधा हर्मिशियन के पास। वो बोलेगा देख भाई, अगर तेरे को हम क्वांटम फिजिक्स में अलाउ करें, तेरे को शर्त ये है कि भाई ना तो एक ऐसा बिहेव कर
कि तो ना जब कभी अगर किसी भी वेव फंक्शन पर ऑपरेट करे तो एक रियल वैल्यू दे, और रियल वैल्यू होनी जरूरी है, क्योंकि रियल में जब हम कभी लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने ऑपरेटर को लगा के, किसी का मोमेंटम, किसी की पोजीशन फाइंड करेंगे, तो इमेजिनरी थोड़ी ना होगी कि हाँ उसकी स्पीड कुछ ऐसी -2.5 आई, नहीं नहीं, रियल होनी चाहिए। इसीलिए इसको रियलिटी चेक देने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है थोड़ा समझाता हूं मैं। आप जानते हो कि हम किसी भी क्वांटम नंबर या क्वांटम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं, जब उसके कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि कॉन्जुगेट करने के बाद भी जो उसका ये वाला पार्ट है, रियल पार्ट, वो हमेशा सेम रहता है। तो जब इसको कॉन्जुगेट कर देंगे ना अपन, इसको जब कॉन्जुगेट कर देंगे तो इसकी एक वैल्यू आएगी। ये ऑपरेटर जो है, बेस साइज, वेव फंक्शन कुछ भी हो, ये जो वैल्यू आएगी ये सेम होनी चाहिए भाई। अगर ये सेम हुई तो इस ऑपरेटर को हमें मिल जाएगा रियलिटी चेक कि यस, अब ये ऑपरेटर यहां पर अप्लाई होने लायक है। इसलिए हमें क्या बोला है, रियल आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या है मैंने बहुत पहले समझा चुका हूं मैं, ठीक है ना। चलो अब हम शुरुआत करें इसकी। समझ में आ गया ना क्या करना है इसको। हाँ, तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, अब एक लाइन में आप मुझे बता दो। सो आंसर है, हर्मिशियन ऑपरेटर इज द ऑपरेटर इन विच इट हैज टू फॉलो सम रूल्स विच इज गिवन बाय लाइक दिस, कि इसकी जो नॉर्मलाइजेशन है ना प्रॉपर्टी, जब हम देखेंगे कि उसको रियलिटी चेक देना पड़ेगा। कहां से कहां हम उसकी लिमिट लगा के रखेंगे, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये कहेंगे कि सर देखो एक वेव फंक्शन है और उस पर जब हम इस तरह से कोई भी ऑपरेटर लगाएं तो उसका कॉन्जुगेट जो बनेगा, ठीक है, इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा ऑपरेटर का, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अभी तो हमने बात की थी ना। अब उससे इतनी बड़ी खतरनाक सी शक्ल कैसे आ गई इसकी। देखो यार, इसको हम और भी दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जरूरी नहीं है। वो जो लैंग्वेज है वो आइगन स्टेट को शो करने वाली लैंग्वेज कुछ इस तरह से होती है, ठीक है ना, वो इस तरह से कुछ होती है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमें इस इंटीग्रेशन वाले रूल को चलना पड़ता है, क्योंकि ये हमें देता है नॉर्मलाइजेशन, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। और ये हम जब इसको अप्लाई करेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन है कि इसका अगर आइगन फंक्शन भी निकालेंगे या आइगन वैल्यू निकालेंगे या कंजुगेट कर देंगे, तो कंजुगेट भी सेम वैल्यू देना चाहिए। तो हमें इस पर उसको ओबे कराना है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर बोलेगा कि फॉर एनी ऑपरेटर, if it has to be applied in quantum physics, then it has to follow this rule. It simply means for any operator, if it gives any value, if it gives any real eigenvalue, then its conjugate should also give the same value. तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में हम कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो देख लो मैंने क्या बोला है, मैं लिख देता हूं। चलो, टाइम लगेगा यार थोड़ा सा ज्यादा, अभी टाइम हमारे पास कम है, बहुत लंबी वीडियो जाने वाली है। तो मैंने क्या बोला, टू बी हर्मिशियन ऑपरेटर इज अ ऑपरेटर which allows any operator to be in quantum physics if that operator follows this rule. This means लिख देना that is, ये लिख देना कि आप that is the conjugate of any operators should give the same value, same real eigenvalue as it is giving without conjugate। ठीक है, ये बात आप इसमें लिख सकते हैं। बहुत बड़ी है यार। चलो थोड़ा सा बात को समझते हैं, अब धीरे धीरे करके इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स वी जस्ट अज्यूम, नाउ हमने एक ऑपरेटर अज्यूम किया, ए ऑपरेटर, इसको किसी वैल्यू, किसी वेव फंक्शन पे लगाया जो कि टेस्ट वेव फंक्शन है, तो वो एक रियल वैल्यू देगा, ठीक है ना। और अगर इफ, या यहां पर लिख सकते हो ऑल्सो, इसका जो कॉन्जुगेट है, इसका जो कॉन्जुगेट है वो भी हमें वही आइगन वैल्यू देना चाहिए। और इसको हम टेस्ट करेंगे किससे, इसके हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन से, जो कि कंडीशन क्या है, ये वाली है, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन है हमारे पास। अब इसका लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चल सॉल्व करें।
नाउ देखो वहां पर ध्यान से, हम यहां पर माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट चल रहे हैं, ये ऑलरेडी एक कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू क्या है, ए साइन, ए साइन। नेक्स्ट, और dx इंटीग्रेट करें ना, dx होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते जाओ भाई साफ साफ, अब इसका रिवर्स आ जाओ, हमने इसका कॉन्जुगेट किया था, अब नेक्स्ट वाले का कॉन्जुगेट, तो अब साई को ये सेम रखना है, इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, ए कॉन्जुगेट साइन कॉन्जुगेट, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कोई रियल वैल्यू ही देता होगा एज कांस्टेंट, टेक इट आउट, तो इसको आउट ले लेंगे यहां पर, तो ये बचेगा ए, यहां पर बचेगा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट साई कॉन्जुगेट, वहां पर साई dx, वहां पर भी एक रियल वैल्यू ही देना चाहिए, मतलब वैल्यू कोई देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑपरेटर लगा रहे हैं यानी कि मोमेंटम ऑपरेटर लगाएंगे तो वो वैल्यू देगा मोमेंटम की, स्पीड लगाएंगे स्पीड की वैल्यू, पोजीशन लगाएंगे पोजीशन की अलग अलग वैल्यू, सो इट विल बी साई। नाउ अब इसको हम थोड़ा सा स्पेस बना के कवर अप करते हैं, ठीक है ना। मैं आगे क्या करने वाला हूं, अब आसान हो गया होगा देखने में, और ये चीज याद रख लेना, एग्जाम में बार बार आती है, ठीक है ना। जो मैंने कंडीशन बताई ना हर्मिशन ऑपरेटर की, यही मेन चीज है, यही मेन चीज है। आगे देखो, मैं इस पूरी चीज को इधर लेकर आता हूं, तो ये आ जाएगा ए माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ये हमने यहां लिखा। उसके बाद हम इस ए कॉन्जुगेट को जब इधर लेकर आएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब उसके बाद ये जो हम वेव फंक्शन लिख रहे हैं, इसको आप क्या बोलोगे भाई, ये तो देखो आप यहां से, ये दोनों सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो हम इसमें से इसको अलग कर लेते हैं, ये और जो ये बचे हम उसको यहां लिख लेते हैं, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। और ये चीज क्या है आप बता सकते हो, किसी भी वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट जब उसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो हमें एक नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू देता है, ठीक है ना। हमने dx यहां लिखा नहीं है। चलो अब देखो ध्यान से, मेरे को बताओ कि अगर कोई पार्टिकल स्पेस में कहीं भी डांस कर रहा है, कहीं पर भी रखा हुआ है, क्या उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कभी जीरो हो सकती है? भाई जाहिर सी बात है, मैंने खुद बोल दिया कि पार्टिकल कहीं ना कहीं है ना, तो कहीं ना कहीं अगर पाया जाएगा तो इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। तो जीरो कौन हो सकता है? ओनली दिस पार्ट। देयरफॉर ए माइनस ए कॉन्जुगेट कितना होगा? जीरो। और हम यहां से कह सकते हैं कि ये बन गया हमारे पास दिस। मैंने आपको बोला था कि हर्मिशन ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी ऑपरेटर को टेस्ट फंक्शन पर अप्लाई करें तो वो एक वैल्यू देगा। स्पीड पे लगाएं तो स्पीड की वैल्यू, अगर स्पीड ऑपरेटर हुआ, मोमेंटम ऑपरेटर हो तो मोमेंटम देगा किसी का, है ना। तो अगर ये कोई वैल्यू देता है, कॉन्जुगेट करने के बाद भी उसकी वैल्यू रियल ही होनी चाहिए, उसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। तो वही तो आ रही है। तो मतलब क्या है कि मान के चलो कि आप रात को सोते हो, एक साइंटिस्ट बन गए। अब आपके दिमाग में आती है कि सर मैंने ना एक ऑपरेटर के बारे में सोचा है, अब वो ऑपरेटर को मुझे क्वांटम फिजिक्स में लाकर नई नई रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरीज करनी है। अब वो ऑपरेटर आपको आप ला तो रहे हो, लेकिन उसको रियलिटी चेक कैसे मिलेगा? तो रियलिटी चेक एक तो ये देगा आपको, हर्मिशन ऑपरेटर मैथमेटिकली बोलेगा हाँ भाई तू जा, अलाउड है। और आप उसको जब लेकर आओगे तो वो लीनियर फॉलो होना चाहिए, लीनियर ऑपरेटर। ये आपको पक्का है कि ध्यान में रख लो, ठीक है। इसको बढ़िया से कर लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट सी, अब हमारे पास क्या है, ओए होए, यहां से स्टार्ट होता है एक ऐसा खेल क्वांटम फिजिक्स का जो बहुत बेहतरीन खेल होने वाला है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे स्टेप पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल के, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही परिवार से निकल के आते हैं। और ये परिवार आपसे क्या कहना चाहता है, चलो पहले मैं समझा देता हूं ताकि बात कुछ समझ में आए आपके। मान के चलो मेरी बात कि ये एक दीवार है, पोटेंशियल की दीवार, और ये ऐसी दीवार कि इसके बीच में कोई पार्टिकल कहीं पाया जा सकता है। इफ यू रिमेंबर कि मैंने वन डायमेंशनल बॉक्स भी डिस्कस किया है। अब बताओ, तो ये एक पोटेंशियल का वेल, एक ऐसा हमारे पास दीवार है जिसको पार्टिकल जब यहां जाएगा उसके पास इतनी एनर्जी होगी ही नहीं कि वो पार कर जाए कि बाहर आ जाए। अगर पार्टिकल के पास एनर्जी हुई तो क्या होगा, वो
वेव फंक्शन जो इसमें देखो, हम क्वांटम फिजिक्स अगर पढ़ते हैं तो वहां पार्टिकल को भी वेव मानना पड़ता है, इसलिए हम हमेशा वेव फंक्शन को ही इंक्लूड करते हैं। बात ठीक है ना? पार्टिकल जो यहाँ घूम रहा है, वेव की फॉर्म में नाच रहा है, वो वेव की फॉर्म में नाचता हुआ पार्टिकल जब इस दीवार के पास आएगा, यहां पर पोटेंशियल का एक बहुत बड़ी दीवार है, अगर वो आएगा, वो देखेगा कि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो कुछ एनर्जी उस वेव की इधर भी ट्रांसमिट हो जाएगी। अब क्यों होगी ट्रांसमिट? भाई रिफ्लेक्ट होके वापस भी तो जाना है ना इसको, जाना है ना रिफ्लेक्ट होके। तो जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा तो कुछ एनर्जी यहां भी ट्रांसमिट हो जाती है। ये जो मैंने बोला भाई, ये क्लासिकल फिजिक्स के जो है ना, क्लासिकल फिजिक्स का दिमाग खराब कर देगा। इस पेन को या मार्कर को इस बोर्ड पे अगर हम फेंकें तो कितने परसेंट चांस है कि पार चला जाए? सर बिल्कुल भी नहीं है, नहीं जाएगा ना। अगर पार जाएगा तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग ये आपने सुनी होगी। इसी तरह से हम जो 3 क्वेश्चन सीरीज में देखने वाले ना, वहां पर आपको क्या मिलेगा? एक वेव अंदर नाच रही है, कोई वेव यहां से नाचती हुई यहां पर आई, वो टकरा के गई, कोई वेव उस साइड पे नाच रही है ना? तो इस तरह से देखेंगे कि अगर कोई वेव ट्राई करती है इस दीवार को पार करने की तो कितने परसेंट चांस होते हैं, कितने परसेंट चांस नहीं होते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें मजे से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी क्वांटम टनलिंग की फिनोमिना यार बहुत अजीब है। आपने एवेंजर मूवी देखी होगी, राइट? उस एवेंजर मूवी में आपको विजन याद होगा, उसका कैरेक्टर। जब विजन को आप नोट करते हो तो वो किसी दीवार के पार इजीली चला जाता है ना? माना कि वो साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन रियलिटी में अप्लाई करना हो तो पहले क्वांटम फिजिक्स को समझो कि एटॉमिक लेवल पर चल क्या रहा है। एटॉमिक लेवल पर कोई भी जो सिस्टम है वो वेव की तरह बिहेव करता है। उसको वेव मानकर जब हम रियलिटी चेक देते हैं कि किस तरह से वो कैसे काम करेगा, तो दुनिया ही पूरी अलग होती है। फिर उसको हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई कब करें, वो कब नहीं, वो बात की बात है। पहले समझ तो लो क्या है ये। चलो देखो भाई, तो क्वेश्चन की बात है कि द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m। तो ठीक है, पार्टिकल का मास m है, वो वेव फंक्शन की बात तो क्वांटम फिजिक्स में करेंगे क्योंकि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा। कन्फाइंड इनसाइड एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, यानी कि एक दीवार के अंदर, ऐसी कोई दीवार है, इसके अंदर पार्टिकल यहां कन्फाइंड हो, यहां से यहां नाचता रहेगा बस। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसकी वेव फंक्शन दे रखी है। हमसे बोलता है कि बाउंड्री कंडीशंस बता दो, ए और बी की वैल्यू बता दो। बाउंड्री कंडीशन यानी कि बाउंड्री पर वहां पर क्या होगा, या फिर वो कहां है बाउंड्री, ये सब चीजें देखेंगे। लेट्स सी अब कैसे करना होता है इसको। अपने आप में एक मजेदार खेल है। देखो, हमें ऑलरेडी ये लिमिट दे रखी है, बोल रहा है कि एक बॉल यहां, एक यहां, यानी कि ये x इक्वल्स टू माइनस ए है, ये x इक्वल्स टू ए है, इनके बीच में पार्टिकल नाच रहा है। हम इसको अगर सेंटर से नापें x इक्वल्स 0 से, तो पार्टिकल कहां जा रहा है? कहीं भी जा सकता है। तो हमें ये कंडीशन लगाकर इसको समझना है। समझना स्टार्ट करें क्या? चलो आ जाओ भाई। हाँ, माइनस ए और ए पे क्या करेगा पार्टिकल? लेट्स सी। बाउंड्री कंडीशंस पहले समझते हैं, फिर ए और बी की वैल्यू। तो हमने कहा साई एक्स, हमें वेव फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है कि ए साइन पाई एक्स अपॉन में ए प्लस बी कॉस पाई एक्स अपॉन में ए। मेरे को एक बात बता दो अच्छे से कि यार अगर कोई पार्टिकल उस बड़ी सी दीवार के पास जाएगा तो क्या पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो उसका वेव फंक्शन 0 होना चाहिए वहां पर, क्योंकि इसने बोला कन्फाइंड है वहां पर। तो अगर हम माइनस ए रखें, है ना, चलो बस इतनी ही बात समझनी कि वो पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी वेव फंक्शन यानी वहां पर 0 रहेगा, उसका इनफाइनाइट वैल्यू है वहां पर पोटेंशियल का। सो माइनस ए पर क्या होने वाला है भाई? आप कहोगे सर ए का ए रहेगा, साइन का साइन रहेगा, वहां क्या बचेगा? माइनस पाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या रखने वाले? माइनस ए, तो ये रहा उसका माइनस ए, ये रहा, प्लस बी कॉस पाई एक्स की जगह पे माइनस ए अपॉन में ए। मुझे एक बात बता दो, ये ए से कट जाएगा? बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सर कट गया। ठीक है, उसके बाद साइन पाई की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 0 आ रही है। हमने कहा बहुत सही है, आ रही है ना वैल्यू 0। अगर ऐसी बात है तो देखो भाई एक बात,
कि जब बचा हमारे पास b cos माइनस पाई a बाय a, हमें यहां से पता लगाना है कि भाई इसको जीरो होना है, क्योंकि यहां से तो पता लग रहा है कि यार ये वाला पार्ट जीरो पूरा का पूरा हो जाएगा, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। अब अगर जीरो हो गया तो हम साफ साफ बता सकते हैं कि यहां पर a की वैल्यू कितनी हो सकती है। a की वैल्यू तो हम यहां से कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 वट जो भी हम लेना चाहें, यानी a की तो हम छोड़ देते हैं वैल्यू को, a इक्वल जीरो भी कर लेंगे तो भी चलेगा, है ना। लेकिन अब हम यहां जानते हैं कि यहां क्या होने वाला है, सर a से a कटेगा और cos माइनस पाई cos पाई ही होता है, तो इसको जीरो होने के लिए cos पाई कितना होता है बताओ, -1, -1 होता है, तो बचेगी क्या वैल्यू, b बचेगी। तो यानी कि जब हम इसको यहां पर ले रहे हैं माइनस a पर, जिसपे कि पूरा फंक्शन जीरो होना चाहिए था, तो वहां पर क्या वैल्यू आ रही है, b बचेगा वहां पर, है ना, बचेगा ना b, देखो ध्यान से। तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा सर, साइन पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल लोगे तो वो जीरो ही बनेगा ऑलवेज, ये तो हमें कंफर्म है। यहां से बचेगा माइनस a पर कितना आ जाएगा, माइनस a है ना, ठीक, इक्वल के साथ भी बोला हुआ है, तो ये तो पूरा आ जाएगा जीरो। वहां क्या बचेगा, b cos माइनस पाई, cos पाई -1 होता है, तो यहां बचेगा केवल b, इसकी वैल्यू। तो अपने को ये समझना है कि बाउंड्री कंडीशन में जब आए तो ये देखो क्या है। नेक्स्ट अगर हम फाई a कैलकुलेट करें, ठीक है, तो क्या वैल्यू आने वाली है उसके नेक्स्ट बाउंड्री पर, इसको पहले नोट कर लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं भी, ठीक है, सर पॉज कर लेंगे, प्यास लग गई। देखो इस क्वेश्चन में एक करेक्शन करनी है सबसे पहले, इसमें प्रिंटिंग एरर हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर करेक्शन ये करनी है कि यहाँ पर 2 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। अगर 2 नहीं दिया होता तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना होता, कि एक ही कोई वैल्यू लेनी पड़ती, इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में एरर है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। अपन यहीं से ठीक करेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, जो हमने यहाँ से किया था। यहाँ 2 लगा लेंगे बस, ठीक है। अच्छा बी वाला पार्ट हम थोड़ा सा लिख लेंगे जूम करके। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या कंडीशन मिल रही है, माइनस ए पर। तो अब देखो एक चीज समझना पूरी स्टार्टिंग से एक बार फिर से, अगर हम कह रहे हैं कि एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, तो इसका मतलब कि किसी कुएं में चले जाओ और वह इनफाइनाइट गहरा है, तो वहां से ऊपर आने के कितने चांस है आपके पास, वहां से ऊपर कभी नहीं आ पाओगे, इतनी एनर्जी कभी नहीं होगी। तो ये मतलब होता है कि जो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है उसके दीवार पर हमेशा पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो वहां वेव फंक्शन भी जीरो होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी पार्टिकल कभी भी नहीं पाया जाएगा, कोई उसकी स्टेट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी वहां पर, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं बार, मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं कि यहां पर ये जो वॉल की बाउंड्री है उस पर वेव फंक्शन कितना होगा, जीरो होगा। अच्छा आगे की बात बता दो जरा यहां से, सर बी कॉस पाई माइनस एक्स माइनस एक्स की वैल्यू a डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। आगे बताओ ये कितना होगा, आप बोलेंगे सर देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है, यहां से पाई बाय 2 रखा है हमने, रखा है ना। हम इसकी वैल्यू कैसे चेक कर रहे हैं, हम इसको माइनस ए से ए पर चेक कर रहे हैं, हम इसको ए से माइनस ए पर भी चेक कर सकते हैं इसको। अब देखो एक टास्क, हम जब इसको माइनस ए लेकर चल रहे हैं तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं और ए लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा, ओके। अगर आपको लगता है कि गलत आएगा तो आप एक बार एक काम करना, यहां से वैल्यू रख के देखना, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है, माइनस को भी वो इवन बना देगा, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो आप चाहे माइनस ए रखो चाहे ए रखो, दोनों से आंसर एक ही आएगा, कोई फर्क यहां पर नहीं होने वाला। अगर मेरे किसी साथी ने माइनस ए रख के सॉल्व किया है तो अब ए से भी देख लो यार एक बार, ठीक है, ए से भी देख लो कितना आएगा। देखो यहां तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये बन जाएगा ए, ठीक है। साइन पाई बाय 2 कितना होगा हमारे पास 90, जो कि कितना होता है 1 प्लस वो कितना होगा, ए से कटेगा, पाई बाय 2 कितना 90, और बी कॉस 90 कितना होता है 0, तो इस तरह से आ जाएगा ये, है ना। तो ए की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, हमें साफ साफ पता है कि सर अगर वेव फंक्शन को जीरो होना है तो ये जीरो है, तो ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो आंसर है जीरो होनी चाहिए। मैं सही कह रहा हूं, जीरो होनी भी चाहिए और आएगी भी जीरो। देखो बी यहां से हट जाएगा क्योंकि वो जीरो है, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, करेक्ट है। अब माइनस ए रख के देख लो यार एक बार, अब माइनस ए प्लस ए इसको हम किसी भी ऑर्डर में इसको कर सकते हैं, एक ही बात आ जाएगी। माइनस रखोगे तो हमें साफ साफ पता है एक बात कि सर ए की वैल्यू जीरो आ चुकी है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जरा उसकी बात आ जाओ, तो अगर हम
बी वाले को रख के ले चले, बी वाले को, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला एंगल 0 है, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? साफ साफ बोलो फटाफट। तो आप बोलेंगे सर देखिए, अगर हम ए की वैल्यू को 0 डिफाइंड कर चुके हैं, तो बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है? तो मैं यहां लिख देता हूं कि बाउंड्री कंडीशन ये कह रही है कि देखो सर, बाउंड्री तब बनती है जब माइनस ए था और ए था, सो एट बोथ एंड फॉर माइनस ए वेव फंक्शन इज 0 और यहां पर भी कितना है? 0। ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो बाउंड्री पर हो रहा है, एक बाउंड्री यहां एक बाउंड्री यहां, तो वेव फंक्शन कितना है? 0। तो बाउंड्री कंडीशन है जो हमें ये करना था। अब हमें क्या करना है? ए और बी की वैल्यू, ए आ चुका है, बी कितना होना चाहिए वो हमें पता लगाना है ताकि वेव फंक्शन 0 बन जाए। तो वैल्यू रख लो, कितना आ जाएगा वो? बी कॉस पाई माइनस ए रखेंगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? देख लो जरा एक बार। यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख लें तो माइनस ए से ए कट जाएगा, बचेगा पाई बाय 2, दैट इज बी बचेगा यहाँ पर। और हमारे पास बी के लिए क्या वैल्यू है ये डिटरमाइंड नहीं है हमें, तो इसीलिए हमें बी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो निकालने के लिए क्या करें भाई? बी की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो 0 हो गया। बी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, वट एवर, बट हमें एक चाहिए। एक चाहिए मतलब, इसका ये मतलब कि जब कोई पार्टिकल किसी बाउंड्री, किसी दीवार के अंदर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो उसके लिए पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। कहीं ना कहीं तो होगा उस दीवार के अंदर। तो वो दीवार के अंदर बोल रहा है कि इनफाइनाइट स्क्वायर वेल में वो पार्टिकल कन्फाइंड है, तो उसी के अंदर ही पार्टिकल पाया जाएगा, तो उसका नॉर्मलाइजेशन कितना होगा? 1 एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो हम ये करने जा रहे हैं, लिमिट लगाएंगे और कंडीशन क्या है? माइनस ए टू ए, ये हमारे पास है। तो बता दो हमारे पास वेव फंक्शन बचा क्या? ए 0 हो गया तो क्या बचेगा? बी कॉस पाई एक्स बाई 2a, तो ये बचेगा। वाइट बोर्ड पे करने जा रहे हैं, जरा यहाँ देखना एक बार। तो क्या बचा हमारे पास? वेव फंक्शन। अगर उसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे सर, वेव फंक्शन हमारे पास बच गया बी कॉस पाई एक्स बाय 2a। अब अगर ये बचा है तो इसका नॉर्मलाइजेशन कितना होगा? बोलो, सॉल्व करेंगे ना अपन। माइनस ए टू ए, क्योंकि वो उसी के अंदर है। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम जब सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाय 2a dx। अब यहां से बी स्क्वायर तो आ जाएगा कांस्टेंट, जो कि बाहर आ जाएगा हमारे पास, हाँ? और हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू कितनी है? वो है 1, है ना। कॉस स्क्वायर को आप इंटीग्रेट ऐसे नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? तो आंसर है कॉस 2x होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। तो साइन को जब कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स आई मीन। ये आ जाएगा। फटाफट बता दो कितनी वैल्यू आ जाएगी? इट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और वहां पर जाएगा तो कॉस 2x माइनस प्लस 1 अपॉन में 2। ये बनेगी वैल्यू, ये बात चेक कर लो। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन को हमने ओपन किया, ब्रैकेट रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में वैल्यू होगी, ठीक है, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास। हाँ, तो ये आ गया माइनस ए टू ए 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 और ये dx। अब फटाफट बता दो क्या वैल्यू आएगी? तो ये बन जाएगी सॉल्व करके 1 अपॉन 2, 2 को बाहर लिख लो, 1 को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा x, फाइन, प्लस ये कितना आ जाएगा? cos 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोलो, माइनस साइन 2x, या साइन 2x होता है साइन 2x बाय 2। लिमिट रख लो फटाफट, कितनी आने वाली वैल्यू? तो ये आ जाएगी b स्क्वायर बाय 2। अब x की जगह पे एक बार a एक बार माइनस a, तो कितना आएगा? दैट विल बी 0, या फिर कुछ वैल्यू बचेगी? हाँ जी सर बचेगी। यहाँ पर देखो कैसे, एक बार a रखेंगे प्लस प्लस साइन 2x, यहाँ पर क्या वैल्यू रखोगे आप?
आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर एक ही टर्म्स में हमें आंसर चाहिए, तो हमने एक ही टर्म्स में कितना आंसर आएगा एक बार फटाफट कैलकुलेट करके देख लो, 2a/2, राइट ना। तो यहाँ पर a का तो कोई एंगल डिटरमाइन नहीं है हमारे पास, कितना बनेगा। तो एक बार पीछे आ जाओ, यहाँ देखो जरा, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी है इस तरह से। अब एक बार इसकी लिमिट कहाँ गई हमारे पास, ये रहा। इसकी लिमिट रखकर मुझे बस ये सॉल्व करके बता दो कि आपका आंसर कितना आ रहा है जब ए की इसमें लिमिट रखोगे। एक बार ए, एक बार माइनस ए, फटाफट फटाफट बता दो। चलो रख दे इसका आंसर यहाँ पर। आ जाओ भाई। अब आप कहेंगे सर देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो एक्स वाला फंक्शन है, ठीक है, ये जो एक्स वाला फंक्शन है हमारे पास एंगल इसकी जगह पे क्या है, पाई x/2a, यही है ना हमारे पास। और जब ऐसे में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आने वाला है, हमने डायरेक्ट x रखा था लेकिन हमें पता है एंगल कितना है, पाई x/2a। बोल दो हाँ। अगर ऐसा है तो कितना आने वाला है ये पूरा, चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं पूरा का पूरा एंगल। तो ये आ जाएगा cos 2 x की जगह पे पाई x/2a, ठीक है। देखो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा ये बस इंटीग्रेशन का ही खेल है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास 2 जो कि हमने यहाँ लिख लिया था, ओके। अब सॉल्व अगर करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, b²/2 और ये dx है, ठीक। हाँ तो ये आ जाएगा लिमिट लगाकर x, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस sin 2 पाई x डिवाइडेड बाय 2a। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, जब पाई/2a है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा, और लिमिट से अगर बाहर लिखेंगे इसको पाई/2a, ठीक है, 2a अपॉन में पाई, इस तरह से बनेगा इसको। भाई अगर हम पाई/2a डिवाइड में लिखेंगे तो वो रिवर्स होकर यहाँ पर आ जाएगा ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करके बता दो कितना आएगा इसको फटाफट। इसका जब आप आंसर पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो फटाफट से इसका आंसर मुझे बोर्ड पे बता दो, फिर हम इसको तभी आगे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास ये b की वैल्यू दे देगा और ये सबको आना चाहिए सॉल्व करना, ठीक है। लॉन्ग पड़ रहा है इसलिए हमें थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा, और स्किप करके फटाफट बता दो आंसर कितना आने वाला है। आगे आंसर, चलो देखो यहां से, तो यहां से अगर आप आंसर निकालोगे तो भाई ये 2 तो ऑलरेडी कट चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एंगल था, तो पाई x/a को सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा a/पाई। अब आगे की कहानी क्या बनती है सॉल्व करने की, एक एक करके वैल्यू रखनी है आपको। सो फर्स्ट यू विल पुट b²/2, और ये 1 के इक्वल है, याद रखना। x की जगह पे एक बार क्या आएगा, a, फिर प्लस a/पाई तो ऑलरेडी रखा हुआ है। फिर यहाँ पर हम क्या रखेंगे, देखो ध्यान से, sin 2 को हटा लो पहले तो, ठीक। अब वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगी sin पाई, x की जगह पे पहले रखेंगे एक बार a डिवाइड में a, तो ये ऐसे कट जाएगा। फिर हम इस वैल्यू को माइनस रख के रखेंगे, माइनस एक बार ये वाला a आ जाएगा, फिर अगेन a/पाई, क्योंकि लिमिट पूरी करनी पड़ेगी हमें। अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो, अगर आप आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है, बाकी आप कर लेना। माइनस a, फिर माइनस लगाओगे आप, a/पाई अगेन आएगा, साइन में अगेन वो वैल्यू रखोगे तो कट के वो पाई ही बचेगा। साइन पाई कितना होता है, 0, यानी कि ये वाला जो पार्ट आगे आने वाला है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास जब ब्रैकेट ओपन करके इसमें वैल्यू रखेंगे और ये माइनस का a रखेंगे तो ये वहां पर कितना हो जाएगा, प्लस का a, याद रखना, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी आगे तो ये बन जाएगा a + a 2a। तो हमारे पास इसलिए जो ये पार्ट बचता है वो कितना बचता है, 1 = b²/2, ध्यान से समझना, b²/2, और उसके बाद ये बचेगा 2a, कितना बचेगा, 2a। तो जब 2 से 2 काटोगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, √1/a आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल। a की कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। तो ये हमें दो वैल्यू फाइंड करनी थी। आपकी लॉन्ग प्रोसेस गई है केवल इंटीग्रेशन में। एक बार देख लो, इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस अगर आप इजीली कर लोगे सो इट विल बी इजियर फॉर यू, अदरवाइज कुछ स्टेप्स के तो मार्क्स पक्का मिलेंगे आपको, ठीक है, ये बात याद रखना। और इंटीग्रेशन कैसे किया वो भी देख लेना भाई साहब।
ये 2x था तो 2 से हमने 2 को काट दिया तो हमारे पास ये बचा था, रिवर्स किया तो हमारे पास वो आंसर आया था। ठीक है, चलो एक बार हम इसको पूरा का पूरा समझते हैं क्या किया है। देखो, हमें इतना पता था कि हमने सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन रख दी, वो -a के लिए हमने जब रखी वैल्यू या +a के लिए, किसी के भी रखो, आप दोनों के लिए रख सकते हो कि प्लस के लिए भी माइनस के लिए भी। आपके पास इतना तो कंफर्म है कि जो a है वो 0 कंपलसरी वैल्यू आ, लेकिन b की वैल्यू वो हमें डिटरमाइंड नहीं है, क्योंकि हम 1 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, तो b की कोई भी वैल्यू हो सकती है। उसी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन। क्यों किया? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी बड़े से वेल के अंदर कहीं ना कहीं है तो इसी वेल में पाए जाने की इसकी कोई प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी होगी, 100%, यानी कि 1 के इक्वल। तो नॉर्मलाइजेशन को हमने सॉल्व किया, देन हमारा आंसर। और वेव फंक्शन कितना है हमारे पास, ये रहा हमारे पास वेव फंक्शन जो ये बचेगा। ठीक है, तो ये हमें बी की वैल्यू सॉल्व करनी है। Fearless.